नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मुंबई से हर रोज कुछ न कुछ नया अपडेट आ रहा है। अभी एक अपडेट आ रहा है कि सिकंदर जो बनने चले थे बॉलीवुड में, उनका सितारा पूरी तरह से गर्दिश में चला गया है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये जो हमारे जो सूत्र हैं, जो हमें सूचना दे रहे हैं उस सिकंदर के बारे में, एक जमाना था जब बहुत सारे लोग उनको बहुत मोहब्बत करते थे। वो एक टैलेंटेड एक्टर थे, इसमें कोई शक नहीं है। एक्टिंग बहुत अच्छी आती थी ऐसा नहीं है, लेकिन एक एवरेज एक्टिंग थी और एक स्क्रीन प्रेजेंस उनका बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन पिछले 10-15 वर्षों से अपनी कारगुजारी की वजह से वो सितारा लगातार गर्दिश में जाता रहा। फिर उन्होंने रास्ता कुछ और पकड़ लिया। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आजकल जो उनकी हालत हो गई है, वो अब सामने से किसी को देख नहीं पा रहे, या जो कोई उनको देखता है उनसे वो नजरें नहीं मिला पाते, नजर छुपा रहे हैं। न सिर्फ नजर छुपा रहे हैं बल्कि चेहरा भी छुपा रहे हैं। दो बातों से, एक तो आत्मग्लानि हो रही है और दूसरी डर हो रहा है, डर सता रहा है। 2025 में उनकी एक मूवी आई सिकंदर। बनने चले थे वो बॉलीवुड के सिकंदर। बहुत हद तक वो बने भी। काफी वर्षों तक उन्होंने एक छत्र राज भी किया, लेकिन अब एक छत्र उनका जो राज है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। सबके निशाने पर आ गए सिकंदर। जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, वो डूब रहे हैं। जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो डूब रहे हैं। जो गायक हैं वो डूब रहे हैं। पिछले दिनों मैंने उनका एक वीडियो देखा और वो गाते हैं, ये जानकारी तो है हम सबको। 2010 में एक बहुत ही मशहूर उनका गाना आया था और ठीक ठाक गा लेते हैं। कम से कम अमिताभ बच्चन की तरह वो भी गा लेते हैं। बहुत पुराना जो दौर था बॉलीवुड का, उसमें ये एक्टर की प्री रिक्विजिट हुआ करती थी। अगर एक्टर गाना गाए तो और भी अच्छी बात। तो यूसुफ खान साहब भी, जो दिलीप कुमार हैं, वो भी आजमा लेते थे। थोड़ा 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 नगमा वो भी गुनगुना लेते थे। रफी के दौर में थे तो गुनगुना लेते थे। सुरैया एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी, वो तो बहुत नामचीन गायिका भी थी सुरैया। खूबसूरत तो थी ही, गायकी भी बड़ी उम्दा थी उनकी। तो पुराने दौर की एक जो परंपरा थी उसको भाईजान ने बढ़ाने की कोशिश की। हुआ यूं कि इंदौर में जन्म लेने के बाद ये पहुंच गए मुंबई, और एक समय था जब बहुत संघर्ष से इनका जीवन गुजरा। और इसमें कोई शक नहीं है कि इनके पिताजी ने संघर्ष करके एक मुकाम बनाई। लेकिन पिता के जो कुछ दुर्गुण थे वो पुत्र में भी आ गया। लेकिन शुरुआती दौर इनका ऐसा नहीं था। शुरुआती दौर बिल्कुल ठीक था। एक अच्छे एक्टर के रूप में ये आगे बढ़ रहे थे। कभी इन्होंने हाथ आजमाया गायकी में, चली नहीं बात, तो इन्होंने फिल्मों में अपना कैरियर शुरू किया। और जैसे ही कोई किसी को गॉडफादर के रूप में ब्रेक देता है, इन्हें भी ब्रेक मिला और फिर ये सफलता की नई सीढ़ियां वो लगातार चढ़ते चले गए। और उस सफलता में ये अपना उस वक्त तक मानवीय भी बने हुए थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। हमारी कोई भाईजान से कोई जाति दुश्मनी बिल्कुल नहीं है।
हम उनकी एक्टिंग या उनके स्क्रीन प्रेजेंस के कायल रहे हैं और बहुत तारीफ भी करते रहे हैं। लेकिन आज अगर लोग उनके बारे में रोज हमें कुछ ना कुछ अपडेट देते हैं तो हमारी मजबूरी है कि हम आपके साथ वो अपडेट शेयर करें। अभी नया अपडेट ये आ रहा है कि सरकार के निशाने पर तो वो हैं ही पहले से, होम मिनिस्ट्री के निशाने पर हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी के निशाने पर हैं, और उनकी जो पीआर काम कर रही थी इतने दिनों तक कि किसी भी प्रकार से जो दो बड़े केस हैं उनके खिलाफ, ब्लैक बग का और हिट एंड रन का, वो दोनों केस सलट जाए और वो बरी हो जाएं। जगह बजगह उन्होंने इंटरव्यू दे करके कि आज भी मुझे वो दौर याद आता है जब वो हिट एंड रन का मामला हुआ था, और जब भी मैं अपने घर वापस जाता हूं तो वो जब मोड़ आता है तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग वो समय होता है जब मैं उस मोड़ से गुजर रहा होता हूं। और वो अपना दुख व्यक्त करते हैं कि वो बहुत गलत हुआ और मेरी गाड़ी से हुआ। ये कबूल नहीं कर रहे हैं कि मुझसे हुआ। खैर, इन्होंने डॉक्टर को फंसा दिया, ड्राइवर को फंसा दिया। ड्राइवर बेचारे क्या कर सकते थे, जीवन जीना था। उनको कहा कि भाई आपको पैसे की कमी होने नहीं देंगे, आप ये पाप अपने माथे पर ले लीजिए। बेचारे ने ले लिया, मजबूरी में उनको एक प्रकार से मजबूर कर दिया कि ये पाप आप ले लीजिए। वहां से इस सिकंदर का जो डाउनफॉल शुरू हुआ मित्रों, वो फिर थमने का नाम नहीं लिया। लगातार इनका डाउनफॉल चलता ही रहा। एक बेहतरीन एक्टर जो भाग्यश्री के साथ बेहतरीन फिल्में दिया, माधुरी दीक्षित के साथ दिया, ऐसी कौन एक्ट्रेस थी उस दौर की जिसके साथ इन्होंने फिल्में नहीं की। सबका, इनका भी सितारा चमका, एक्ट्रेस का भी सितारा चमका। सब कम से कम गर्दिश के तो दौर में कभी गए नहीं। लगातार ये चलते रहे, बढ़ते रहे, दर्शकों का प्यार इन्हें मिलता रहा। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि भाईजान का ये दौर आएगा जब भाईजान मुंह छुपाते फिरेंगे, भाईजान घर से निकलेंगे नहीं, और अगर निकलेंगे तो रात के अंधेरे में निकलेंगे। दिन के उजाला में निकलना इन्हें पसंद नहीं है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अब लगता है कि इन्होंने जो कुछ भी कृत्य पिछले 10-15 वर्षों में किया वो इनका पीछा नहीं छोड़ रहा। और सबसे बड़ी बात, 2020 में जो इन्होंने किया या इन्होंने जो करवाया या इन्हें जो सब कुछ मालूम था, उसके बाद जिस तरह से इनका व्यवहार रहा है, उसने इनकी जिंदगी को पूरी तरह से गर्दिश में डाल दिया। अब ये दोनों मुकदमे में पता नहीं क्या होगा, लेकिन ब्लैक बग के मामले में तो इनको जरूर सजा मिलेगी। और ये टाइम टू टाइम जेल जाते भी रहते हैं, खुद ये कहते हैं कि मैं जेल जाता रहता हूं, तो ये जेल जाएंगे भी। लेकिन अभी जो खबर मिल रही है, सिकंदर जो मूवी इनकी आई, उस सिकंदर के सेट पे ये इस प्रकार से व्यवहार कर रहे थे कि अरे हम तो आ गए सिकंदर, फिल्मी दुनिया के सिकंदर हैं, जो मर्जी हमसे डायलॉग बुलवा लो, जैसा भी डांस दिखवा दो, वो तो चलना ही चलना है, वो सिल्वर स्क्रीन बनना ही बनना है, सैकड़ों करोड़ का बिजनेस करना ही करना है, वो तो मेरे कदमों से फिल्में चलती हैं, मेरे प्रेजेंस से फिल्में चलती हैं, चाहे आप ढेले भर का एक्टिंग ना करें। तो अब ये सलमान खान भाग्यश्री के साथ वाला सलमान खान नहीं है, या मैंने प्यार किया का सलमान खान नहीं है, और ना ही हम आपके हैं कौन का सलमान खान है। माधुरी के साथ जोड़ी ठीक चली, भाग्यश्री के साथ जोड़ी ठीक चली, और एक चॉकलेटी हीरो जिसमें शरीर का सौष्ठव भी था, शरीर से भी ये हीरो दिख रहे थे, अब वो हीरो नहीं है। अब ये 60 साल के हीरो हैं, तकरीबन 60 साल हो गया, 60 साल एग्जैक्टली 60 हुआ, 1965 में इनकी पैदाइश है, तो ये 60वां
सालगिरह इस बार 2025 में मना रहे हैं। 60 साल के हीरो अब वो 25-30 वर्ष की हीरोइन के साथ, अपने से 30 साल छोटी उम्र की हीरोइन रश्मिका मंदाना के साथ, कौन पसंद करेगा? कौन पसंद करेगा? रश्मिका मंदाना को तो चलिए एक ब्रेक मिल गया कि सलमान खान के साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने ये ऑरा बनाया फिल्म इंडस्ट्री में कि सलमान खान के साथ काम कर लेना मतलब आपके जीवन की सफलता की गारंटी है। और दूसरी तरफ जिसने सलमान खान के साथ काम नहीं किया उसका सितारा गर्दिश में जाना तय है। ये इनकी पीआर नेटवर्किंग है। और इस गर्दिश में केवल एक्टर नहीं, गायक, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, सबके सब शामिल हो गए। मतलब किसी की औकात नहीं थी पिछले 10-15 वर्षों में कि सलमान खान के खिलाफ बगावत करे या सलमान खान को कुछ बुरा भला कहे या सलमान खान के तरफ टेढ़ी नजर से भी देखे। बुरा भला तो छोड़ दीजिए, टेढ़ी नजर से भी देखे और वो मुंबई में सरवाइव कर जाए, ये नामुमकिन है। लेकिन मित्रों, क्यूबाइब नेटवर्क ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह फैसला किया कि भाईजान के कुकृत्य को एक्सपोज करेंगे। कोई जाति दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जैसा मैंने आपको कहा कि सलमान खान का दौर 2005-6 के पहले तक जो भी दौर रहा, 2004 में ही हालांकि इनकी बदतमीजी आने लगी थी, 2002, 1, 2, 3 में जब वो फिल्म आई थी अजय देवगन के साथ, इनकी एक मूवी थी जिसमें ऐश्वर्या राय थी। और उस फिल्म के बाद दिल दे चुके सनम, उस फिल्म के बाद जो सलमान खान की बदतमीजी पूरी दुनिया में सामने आई, जिस तरह से इनका पॉजिटिवनेस सामने आया और एग्रेसिव पॉजिटिवनेस सामने आया, मारपीट करना, गाली गलौज करना, शराब पी करके फिल्म के सेट पर पहुंच जाना या बिना नशे के फिल्म के सेट पर पहुंच जाना और ऐश्वर्या राय को के साथ बदतमीजी करना, उसे बुरा भला कहना। और यहां तक भी बात ठीक थी, उनके घर पे रात में जाकर के शराब पी करके ऐश्वर्या राय के घर के बाहर ड्रामा करना, नाटक करना, ये सब इन्होंने किया। एक घटना जो ऐश्वर्या राय के जीवन को एक प्रकार से तबाह कर दिया, जिसमें शाहरुख खान, एक चलते चलते मूवी बन रही थी, आपको याद होगा 2001 के आसपास वो मूवी आई थी, 1 या 2 के आसपास, 2001-2 में उसके पहले ये मूवी बन रही थी चलते चलते, जिसमें ऐश्वर्या राय शाहरुख खान के अपोजिट थे। फिल्म के सेट पर, चलते चलते के सेट पर जनाब सलमान खान जी पहुंच गए और इतना गाली गलौज किया, इतनी अभद्रता की ऐश्वर्या राय के साथ कि शाहरुख खान वगैरह डर गए। और आखिर में शाहरुख खान ने अपने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सबके साथ मिलकर के एक मीटिंग किया कि साहब, अगर ये सिलसिला चलता रहा, इस प्रकार का जो व्यवहार है सलमान जी का, माननीय सलमान जी का, तो ये भाईजान तो आगे भी डिस्टर्ब करेंगे। आज तो वो आए हैं, कल फिर आएंगे। डिस्टरबेंस के हिसाब से कह लीजिए या सलमान के इशारे पर कह लीजिए। पब्लिक में तो यही मैसेज है कि शाहरुख खान और चलते चलते के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब ने मीटिंग की और यह तय किया कि हम ऐश्वर्या को इस फिल्म में कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि सलमान कभी भी शूटिंग के सेट पे पहुंच सकते हैं और कहीं भी पहुंच सकते हैं। अगर हम देश के बाहर जाएंगे तो वहां भी वो पहुंच जाएंगे, उनको रोकना मुश्किल है। वो बहुत एग्रेशन में हैं और बहुत पॉजिटिव हो गए हैं ऐश्वर्या राय को लेकर के। और कारण यह था कि वो ऐश्वर्या के ऊपर शक करने लगे थे। और आखिर में चलते चलते फिल्म से शाहरुख खान एंड कंपनी को ऐश्वर्या राय को विदा करना पड़ा, माफी के साथ। उनको वो कहना पड़ा कि हम आपको इस फिल्म में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और बहुत मुश्किल हुआ
चलते चलते फिल्म में फिर ऐश्वर्या राय को रिप्लेस करके किस अदाकारा को लिया जाए, और बड़ी मुश्किल के बाद तब जाकर के रानी मुखर्जी को लिया गया, और उसके बाद रानी मुखर्जी की जिंदगी बदल ही गई। तो आप ये सोचिए, जीवन का जो टर्निंग पॉइंट होता है, वो मूवी जो सुपर हिट हुई थी चलते चलते शाहरुख खान की, उसमें जो पहली स्टार कास्ट थी उनकी अपोजिट वो ऐश्वर्या राय थी, और सलमान खान की इस बदतमीजी से, गुंडागर्दी से ऐश्वर्या राय की वो फिल्म जाती रही, और अब उनके करियर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया। और वहां से जो फिर फेलियर का सिलसिला शुरू हुआ, जो बहुत दिन बाद आकर के फिर वो जो ये मूवी आई उसमें उनको सफलता मिली अभिषेक बच्चन के साथ। इतने दिनों तक वो उनकी जितनी मूवी आती रही लगातार फ्लॉप ही हुई ऐश्वर्या राय की मूवी। ऐश्वर्या की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई, और बाद में ऐश्वर्या राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं अब और अधिक इस शख्स को नहीं झेल सकती हूं। मतलब ये वर्बेटम उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस शख्स को नहीं झेल सकती हूं, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली कहा कि मेरा सलमान से कोई रिश्ता नहीं है, और हम इस रिश्ते को किसी भी सूरत में जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, ना बढ़ाएंगे। ये ऐश्वर्या राय को आखिर में आकर के अपना स्टेटमेंट देना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब वहां से ऐश्वर्या राय की जिंदगी तो तबाह हुई ही, उसके बाद विवेक रॉय की जिंदगी को उन्होंने तबाह किया। फिर एक सिंगर, आप हैरान हो जाएंगे कि एक अवार्ड फंक्शन में एक बहुत ही मासूम सा, मैं समझता हूं कि मासूमियत ही रही होगी उनकी, हालांकि उनसे गलती हो गई थी, उनको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि उनके सामने में कम से कम सलमान खान या शाहरुख खान एक बड़े एक्टर हो चुके थे, और वो एक बर्निंग गायक थे। वो एक अभी शुरू हुई थी उनके जीवन का जो करियर का जो सफर है वो अभी शुरू हुआ था, एक अच्छे करियर का। ये मैं बात कर रहा हूं अरिजीत सिंह का। एक अवार्ड फंक्शन में वो गए और उन्होंने कहा कि अरे भाई, जब अवार्ड के लिए उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने तो मुझे सुला दिया। तो सलमान खान, शाहरुख खान भी थे वहां पे, लेकिन शाहरुख खान को कुछ भी खराब नहीं लगा। ये फर्क है। सलमान खान को लगा अरे कल का ये सिंगर मुझे कह रहा है कि तुमने मुझे सुला दिया, आप लोगों ने मुझे सुला दिया। होस्ट कर रहे थे सलमान खान। इस एक मामूली मजाक पे, इसे आप व्यंग्य कहें, मजाक कहें, मामूली एक सेंटेंस पे सलमान खान ने अरिजीत सिंह के करियर को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गाने जो अरिजीत सिंह गा रहे थे उनकी फिल्मों में, सारे गाने को उन्होंने निकाल दिया और उनको डब कर लिया अपनी ही आवाज में। कई बार अपनी आवाज में या किसी और से उन्होंने गाने गब्बा लिए। लेकिन अरिजीत का करियर इस कदर तबाह हुआ, कम से कम बॉलीवुड में, कि अरिजीत ने आजकल बॉलीवुड छोड़ दिया, मुंबई छोड़ दिया, वो अपने गृह प्रदेश लौट गए पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता में नहीं रह रहे हैं, वो अपने गांव में उन्होंने स्टूडियो बनाया, अपना म्यूजिक स्टूडियो बनाया, और वहीं से अब वो गायकी का काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, स्टेज शोज करते हैं। जो गाना उनको मिलता है प्लेबैक सिंगिंग के लिए, बांग्ला में गाते हैं, अन्य भाषाओं में गाते हैं, हिंदी में भी वो गाते हैं जब उनको कोई याद करता है तो। लेकिन बॉलीवुड में उनके लिए इन्होंने दरवाजे बंद करवा दिए। विवेक ओबराय को खत्म किया, अरिजीत सिंह को खत्म किया, सोनू निगम को खत्म किया, और गोविंदा, अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले गोविंदा कह रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कोई तैयार नहीं है, उनकी फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब जो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर का जो एक एसोसिएशन है, वो गोविंदा की फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। फिल्म बन करके तैयार है, लेकिन वो मूवी में लगे, लोग देखे, इसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटर पर भी इनका अंकुश, प्रोड्यूसर पर भी इनका अंकुश, डायरेक्टर पर भी इनका अंकुश। ये सिलसिला 15 वर्षों तक, तो समझिए 15 से 20 वर्षों तक तो लगातार चला। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो नई एक्ट्रेस बनने जाती हैं उन्होंने भी किया। उन्होंने इनको, इनके माथे को एक नई उछाल दे दी। ऐसा लगने लगा कि ये कुछ अलहदा चीज है जिसके पीछे लड़कियां मरती हैं, और उन लड़कियों ने इनके दिमाग को खराब कर दिया। और सबसे आखिर में इन्होंने जो, वो कहते हैं ना कि
लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसको कहते हैं, इन्होंने किया जब एक सबसे उभरते हुए स्टार को, एक शानदार, एक ब्रिलियंट, एक इंटेलिजेंट स्टार को इन्होंने तबाह कर दिया। तबाह क्या किया इन्होंने, उनको रास्ते से ही हटवा दिया। वो थे सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह बॉलीवुड के नए बादशाह होने वाले थे, लेकिन ये फर्जी, ये नकली खान ने उस बादशाह की बादशाहत को खत्म करवा दिया। आज स्थिति यह है कि ये शख्स खून के आंसू पी रहे हैं। ईद में भी अब बुलेट प्रूफ बालकनी से बाहर निकल करके हाथ हिला रहे हैं। अभिजीत भट्टाचार्य अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि इनका जो दर्शक वर्ग है वो भारत के बाहर है, और वो एक बहुत बड़ी आबादी है जो इन्हें नंबर 1, नंबर 2 करवाती है और 100 करोड़ के व्यापार को आगे बढ़वाती है। भारत में तो अब इनकी दाल नहीं गल रही है, लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहे हैं। अब ये 60 का जो हीरो है, अब 30 के हीरोइन के साथ अब बहुत लंबा चलेगा नहीं, खत्म हो चुका है, धूल धूसरित हो चुके हैं। और आज सलमान खान मुंह छुपाए फिर रहे हैं, किससे अपना रोना रोएं, रोने के लिए कोई कांधा नहीं मिल रहा है। तो जो आपने बोया था वही काट रहे हैं भाईजान। अब आपको लॉरेंस बिश्नोई की धमकी मिल रही है, अब आप सरकार के निशाने पर हैं, सरकार ने आपको हटा दिया, कहा कि ये इस शख्स की कोई जरूरत नहीं है। बॉलीवुड अब जाना जाएगा तो सलमान खान के बिना जाना जाएगा। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट हुआ, उसमें आपको नहीं आमंत्रित किया गया, नहीं बुलाया गया। आपको ही नहीं, आपके गैंग के जितने लोग थे किसी को नहीं बुलाया गया। ना तो जावेद अख्तर आए, ना ही सलीम जावेद आए आपके पिता, ना ही आपके दोनों भाई, किसी को बुलाया गया। डिनो मौर्या, इन लोगों की तो कोई औकात नहीं है, सूरज पंचोली वगैरह की, किसी को नहीं बुलाया। संजय दत्त भी नहीं आए। आप समझ रहे हैं बात को? तो सरकार ने तय कर लिया है, आपके बिना बॉलीवुड, आपके साथ बॉलीवुड की कल्पना सरकार के अब जहन में नहीं है। और ध्यान रख लीजिए, जिस प्रकार से आप सरकार बन गए थे बहुत सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और म्यूजिशियन के लिए, उसी प्रकार के आपके सरकार बन गए हैं ये जो नई हुकूमत है वो। उनके इशारे के बिना अब आपका कुछ चलने वाला नहीं है। वहां से भी इशारा मिलना शुरू हो गया है। जैसे आप किसी का फिल्म बनने के बाद भी तय करते हैं कि वो थिएटर में लगे कि नहीं लगे, उसी प्रकार से अब आपके सरकार तय करेंगे कि आपकी अगर पहचान कितनी रखनी है और कितनी मिटानी है, ये अब सरकार तय करेगी। और सरकार ने तय करना शुरू कर दिया है कि आपकी पहचान को कितना रखना है और किस हद तक मिटाना है। आपकी पहचान अब मिटने के लिए शुरू हो गई। आपके सामने 2-3 ऑप्शन है भाईजान। एक, सुशांत दिशा केस में जितने आपके गुर्गे इन्वॉल्व हैं, उन सबको आप प्रायश्चित के लिए कानून के पास भेज दीजिए। उन्हें कहिए कि चलो हमारा करियर तो अब फिनिश है, 60 साल का मैं हो गया हूं, अब मैं बाप का रोल करूंगा नहीं, दादा का रोल करूंगा नहीं। अब बाप दादा के रोल में आप फिट बैठेंगे नहीं, क्योंकि आपकी तो ये हसरत ही है कि मैं जब तक रहूं सलमान बन करके रहूं, 90s का सलमान। तो वो तो अब मुश्किल रहा। तो करियर तो आपका फिनिश है, खेल खत्म हो चुका है। जैसे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे का पॉलिटिकल करियर महाराष्ट्र की जनता ने खत्म कर दिया, उसी प्रकार से आपका करियर दर्शकों ने खत्म कर दिया, और खासतौर से एसएसआर वॉरियर ने खत्म कर दिया। एसएसआर के प्रशंसकों ने आपके करियर को खत्म कर दिया। आपकी अब कोई भी जो मूवी आएगी भारत में तो नहीं चलने की, आप पाकिस्तान में चला लें, बांग्लादेश में चला लें तो और बात है, भारत में तो नहीं चलने का। भारत में भी जो एक वर्ग है वो भी नहीं देखेगी आपको, क्योंकि वो वर्ग बहुत नाराज है आपसे। आपने जो कुकृत्य किया है उससे वो वर्ग को बहुत सहमत नहीं है। तो सरकार के निशाने पर हैं अब आप, गृह मंत्रालय के निशाने पर हैं आप, कि आपसे कोई ऐसे हैंडलर का रिश्ता तो नहीं जो एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल हो। कोई ज्योति मल्होत्रा मुंबई में तो नहीं,
कोई ऐसी एक्ट्रेस जो ज्योति मल्होत्रा के वेश में आपके संपर्क में हो, या आपके दोनों भाई के संपर्क में हो, या आपके जो कंपनी है ड्रग कंपनी उनके संपर्क में हो। ड्रग कंपनी का तात्पर्य यह है कि गैंग, डिनो मौर्या, सूरज पंचोली जैसे लोग हों, इम्तियाज खत्री जैसे लोग हों, समीर खान जैसे लोग हों। समीर खान तो अब नहीं रहे। तो ऐसे लोगों को अब इंटेलिजेंस खंगाल रही है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट खंगाल रहा है, भारत का गृह मंत्रालय खंगाल रहा है, एनआईए खंगाल रही है। अब आपके सामने सारे दरवाजे खान साहब बंद हो गए हैं, और ये दरवाजे किसी और ने नहीं, आपके कुकृत्यों ने करवाया है। प्रकृति जब आपको देती है तो शायद आप उस वक्त आपको विनम्र बनना चाहिए था, आप अहंकारी बन गए। आपने सोचा कि हम पैसे के बल पर जिया खान के केस को क्लोज करवा देंगे, पैसे के बल पर हम ब्लैक बग की जो हत्या है उसके केस को मैनेज कर लेंगे। कर भी रहे हैं आप। पैसे के बल पर हिट एंड रन केस को में आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो आपको लगा कि पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन आपको इस बात का इल्म नहीं था कि 2023 भी आएगा, 24 भी आएगा और 25 भी आ गया, जब क्यूबाइड नेटवर्क, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने दिशा और सुशांत के केस को खोल दिया, और फिर आप सबके सारे गैंग एक्सपोज होते रहे। तो अब ये जो सिकंदर नया बनने के लिए चला था बॉलीवुड का, वो ध्वस्त हो चुका है। आपसे अनुरोध है विनम्रता पूर्वक कि आप अभी भी अच्छे कार्य करके दर्शकों का प्यार और भरोसा जीत सकते हैं। अच्छा कार्य क्या है? सबसे पहले सुशांत और दिशा के केस में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको आप प्रोटेक्शन देना बंद कर दीजिए। उन्हें कहिए कि आप कानूनी लड़ाई लड़िए, अगर आपने कोई पाप किया है तो सजा भुगतिए, वरना जैसे आप मुंह छुपाए फिर रहे हैं, उन्हें तो छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।